हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर को जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उन वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर को जो है मैंने 4 पार्ट में एक्सप्लेन करा था, बहुत ही डिटेल में जो है सारी चीज़ एक्सप्लेन करी थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहले उन वीडियोज़ को देख लें, जो 4 पार्ट है इस चैप्टर के, उनको देख लें, जिससे कि जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए और फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजिली जो है आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और देखिए, जो चैप्टर है हो सकता है आपके बुक में किसी और चैप्टर नंबर पे दे रखा हो, तो इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आपकी बुक में जो है इस नाम से चैप्टर है तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि जो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर मेक्स एन डैश विच रिटर्न्स द कंप्यूटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि जो ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं, इनका जो वैलिड कॉम्बिनेशन होता है वो क्या चीज़ फॉर्म करता है, और जो भी चीज़ें फॉर्म करता है वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है रिजल्ट को। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि जो ऑपरेटर हैं और ऑपरेंड हैं ये फॉर्म करते हैं एक्सप्रेशन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट और ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि कॉन्कैटिनेट करता है स्ट्रिंग को, या फिर आप कह सकते हैं ज्वाइन करता है 2 स्ट्रिंग को या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस। जो प्लस ऑपरेटर होता है वो एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है द स्टेटमेंट्स that keep on repeating themselves as long as a given condition is true are called dash statements। भाई ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं जो कि अपने आप को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंडीशन कोई आपकी ट्रू रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इटरेटिव स्टेटमेंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द डैश स्टेटमेंट्स कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो है प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है इन पाइथन द कंडीशनल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द डैश सिंबल। तो कहने का मतलब यह है कि पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो किस सिंबल से जो है टर्मिनेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलन। कॉलन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का ए सेक्शन, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बी सेक्शन को, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इन ट्रू फॉल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन मोर देन 3 ऑपरेंड्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनको आप 3 ऑपरेंड से ज़्यादा पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनको एक ही ऑपरेंड पे जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है एन इटरेटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन 3 वैल्यूज़। जो इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो 3 वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन करा था तो ये चीज़ बताई भी थी कि इटरेटिव स्टेटमेंट में जो है 3 वैल्यूज़ रहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें बोला गया है एवरी लूप वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल नोन एज द कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो लूप्स होते हैं वो आपके एक वेरिएबल की हेल्प से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और जो वेरिएबल होता है उसको बोला जाता है कंट्रोल वेरिएबल। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। देखिए, दोनों टाइप के जो हमने लूप पढ़े थे, फॉर लूप और वाइल लूप, उन दोनों में ही हम क्या यूज़ कर रहे थे, एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे। तो जो लूप वर्क कर रहा था वो वेरिएबल की हेल्प से वर्क कर रहा था। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है द इटरेटिव स्टेटमेंट्स इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू रिपीट टिल द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट्स को जो है तब तक एग्जीक्यूट करते रहते हैं, मतलब जो कोड होता है उसको तब तक एग्जीक्यूट करते रहते हैं जब तक कि कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर
अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वाइल लूप होता है उसको हम तब यूज करते हैं जब हम श्योर नहीं होते हैं कि जो लूप की बॉडी है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी ही सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो इफ एलिफ स्टेटमेंट होता है ये आपका ऐसी कंडीशन में यूज होता है जहां पे कि हमें ओनली वन कंडीशन को इवैल्यूएट करना हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सी सेक्शन को जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए बात करते हैं इस सेक्शन के पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सुमित इज कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। भाई सुमित जो है वो क्या कर रहा है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ही नीड्स टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इन ईच स्टेप। विच ऑपरेटर डू यू सजेस्ट हिम टू यूज फॉर दिस टास्क। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें यही बोला जा रहा है कि सुमित जो है वो डेसिमल से बाइनरी में एक नंबर को कन्वर्ट कर रहा है। अब उसे जो है इस काम को करने के लिए क्या करना होगा, हर स्टेप पे जो है रिमाइंडर को कैलकुलेट करना होगा। तो आपको बताना है कि इस काम को करने के लिए मतलब कि रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए उसे कौन से ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलस ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। तो ये होता है मॉडुलस के ऑपरेटर का साइन, जो परसेंट वाला साइन होता है ये होता है हमारे मॉडुलस ऑपरेटर का साइन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है आरिफ फादर is a businessman. He want to determine whether he made a profit or loss based on the revenue figures. Suggest an appropriate conditional construct that he can use to solve the problem. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आरिफ है उसके फादर एक बिजनेसमैन है और वो जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करना चाहते हैं कि उन्हें जो है बिजनेस में लॉस हुआ है या फिर जो है प्रॉफिट हुआ है। कुछ रिवेन्यू फिगर्स होंगे तो उस फिगर को देख के वो डिटरमाइन करना चाहते हैं कि उन्हें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको बताना है कि कौन सा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो है वो इस काम को कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा इफ एल्स कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन की जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है एन इटरेटिव स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ डैश स्टेटमेंट। जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको और भी कुछ बोला जाता है। तो ऑप्शंस हैं ए है लूपिंग, बी है कंडीशनल और सी है सिलेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इनको जो है लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द डैश लूप इज यूज्ड व्हेन यू आर श्योर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब यह है कि कौन सी लूप को जो है आप यूज़ करते हैं उस कंडीशन में जब आपको पता होता है कि जो लूप की बॉडी है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। तो ऑप्शंस हैं ए है वाइल, बी है फॉर और सी है वाइल एल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर। फॉर लूप के केस में हमें पता होता है कि जो लूप की बॉडी है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है इफ द कंडीशन इन अ लूप इज फॉल्स इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ यू गेट डैश। कहने का मतलब यह है कि लूप के फर्स्ट स्टेप में ही अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा। तो ऑप्शन ए है नो आउटपुट, बी है इन्फिनाइट और सी है एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो आउटपुट। आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब कि जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश ऑपरेटर चेक वेदर अ गिवन वैल्यू लाइज विद इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है किसी सेट ऑफ वैल्यूज में है या नहीं है। तो ऑप्शन है बिटवीन, बी है रेंज और सी है इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इन। इन ऑपरेटर जो है ये चीज़ चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में या फिर किसी सेट ऑफ वैल्यूज में है या नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश लूप कैन बी अप्लाई टू अ प्रोग्राम वेयर नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन बिफोर हैंड। कहने का मतलब यह है कि कौन से लूप को ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें पहले से पता ना हो कि लूप की इटरेशन कितनी बार होगी। तो ऑप्शन है वाइल,
बी है वाइल एल्स और सी है फॉर। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाइल। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वाइल लूप को जो हम ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें श्योर नहीं होता है कि जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको वन वर्ड में या फिर सेंटेंस में देने हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ बोला जा रहा है नेम अ लूप दैट रन एंडलेसली, मतलब कि ऐसे लूप का नेम बताना है जो कि एंडलेसली चलता रहता है। तो सबको पता होगा, इसका आंसर नहीं पता है तो समझ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट लूप। मैंने आपको इन्फिनाइट लूप पढ़ाया था कि ऐसा लूप होता है जो कि आपका चलता ही रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेम द 2 टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स। 2 टाइप के इटरेटिव स्टेटमेंट्स के नेम जो है वो आपको यहाँ पे देने हैं। तो इसका आंसर भी सबको पता होगा, आंसर हो जाएगा फॉर एंड वाइल। यही 2 लूप होते हैं आपके इटरेटिव स्टेटमेंट में, मतलब कि फॉर लूप लगाते हैं हम या फिर वाइल लूप लगाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है नेम द 2 मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। भाई पाइथन में जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, तो 2 मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, दोनों के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आंसर हो जाएगा इन, नॉट इन। ये 2 ऑपरेटर जो है मैंने आपको बताया था कि 2 ऑपरेटर होते हैं, और इन ऑपरेटर को जो है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है विच फंक्शन इज यूज टू चेक द रेंज इन अ लूप। तो कहने का मतलब ये है कि लूप में रेंज को चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेंज को चेक करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का ई सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एफ सेक्शन को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सेक्शन के पहले क्वेश्चन को। तो इसमें बोला जा रहा है एक्सप्लेन बूलियन ऑपरेटर्स विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो आपको बूलियन ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो बूलियन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो बूलियन ऑपरेटर जो हैं वो यूज होते हैं कंबाइन करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और इनका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है। एंड पाइथन में अगर हम बात करें तो 3 जो है बूलियन ऑपरेटर होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा होता है नॉट। ये 3 जो है बूलियन ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। तो इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 ग्रेटर देन 5 एंड 16 ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये है। तो इन दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट को जो है एंड क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और एंड कैसा ऑपरेटर है, एंड आपका बूलियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंड की केस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है। तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्रेटर देन 5 और फिर लिखा है 16 ग्रेटर देन 20। मतलब कि सेम ही एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर वो चेंज कर दिया, हमने लगा दिया और के केस में मैंने आपको बताया था कि दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट में से एक भी अगर आपका ट्रू हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आउटपुट ट्रू, मतलब कि फाइनल आउटपुट जो है वो आपको ट्रू मिल जाएगा। बात करें अगर नॉट की, तो नॉट के केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है उसका जो रिजल्ट होता है उसको ये उल्टा कर देता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 10 ग्रेटर देन 5, क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया है नॉट। तो जब नॉट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉल्स, मतलब कि इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ऑपरेटर वर्क करते हैं और तीनों के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इटरेटिव स्टेटमेंट गिवन एग्जाम्पल। इटरेटिव स्टेटमेंट को आपको बताना है क्या होते हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है इटरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है जो कि अपने आप को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कोई गिवन कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है ये क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब कि जो लूप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, फिर इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिर फाइनल वैल्यू देते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉप लग गया, स्टॉप नहीं आएगा, स्टेप आएगा, ई कर लेना यहाँ पे आप लोग। तो स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2। तो यहाँ पे जो 1 है वो स्टार्टिंग वैल्यू है या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू है, और जो 10 है वो फाइनल वैल्यू है, और जो 2 लिखा हुआ है ये है स्टेप वैल्यू। तो अगर आप चाहें तो फॉर लूप में स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। फॉर और वाइल लूप में जो है आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप को यूज़ किया जाता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कि आप श्योर होते हैं कि जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा।
मतलब कि आप कह सकते हैं आप श्योर होते हैं कि लूप की जो बॉडी है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हम बात करें वाइल लूप की, तो वाइल लूप को यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे कि आपको पता नहीं होता है कि जो इटरेशन होगी वो कितनी बार होगी, या फिर सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो है यूज किया जाता है वाइल लूप। तो यही मेन डिफरेंस होता है वाइल और फॉर लूप में। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है स्टेट द यूज ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। तो पाइथन में जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, आपको जो है इस क्वेश्चन में ये लिखना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो देखिए जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लूप की वर्किंग को कंट्रोल करने में। और पाइथन में जो है 2 मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो कि है इन और नॉट इन। ये 2 जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, और जो इन ऑपरेटर होता है इसमें से इसका ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है लूप में। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है किसी सीक्वेंस में या नहीं। मतलब कि जब आप इसको लूप में लगाएंगे तो ये चेक करेगा कि कोई वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में है या नहीं है। तो ये काम होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्हाट इज एन इनफिनाइट लूप, हाउ इट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनफिनाइट लूप क्या होता है और ये जो है किस तरीके से क्रिएट होता है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनफिनाइट लूप जो होता है इसको एंडलेस लूप भी बोला जाता है, और ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है किसका, इंस्ट्रक्शंस का। मतलब कि प्रोग्राम में जो है ये सीक्वेंस होता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस का जो क्या करते हैं, लूप को एंडलेसली चलाते हैं। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इनफिनाइट लूप क्रिएट कर देते हैं। तो इस लूप की अगर हम बात करें क्रिएट कैसे होता है, तो ये जो लूप है वो क्रिएट होता है किसी न किसी कंडीशन की वजह से। कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जो कि आपकी कभी भी फॉल्स नहीं होती है, या फिर आप कह सकते हैं कभी भी मैच नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन आपने दे दी है जो कि कभी भी मैच नहीं करेगी, तो उस केस में क्या होगा, इनफिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का जो यूज होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो रेंज फंक्शन को जो है फॉर लूप में यूज किया जाता है, और ये जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है नंबर्स के सीक्वेंस को जनरेट करने में इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट की फॉर्म में जो है क्या करता है, नंबर्स के सीक्वेंस को जनरेट कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख दें रेंज 10, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को जनरेट कर देगा। मतलब कि एक रेंज को जो है ये फॉर्म कर देगा। तो बेसिकली इसका काम जो है फॉर लूप में रेंज को जनरेट करने का ही होता है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है वाई फॉर एंड वाइल लूप्स आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो फॉर लूप होता है और जो वाइल लूप होता है इनको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो फॉर और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लूप्स में जो है कंडीशन स्टेटमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग में ही चेक होता है। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्टिविटी सेक्शन को। तो इस एक्टिविटी सेक्शन में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर देने हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी सेक्शन के ए पार्ट को, जिसमें कि बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग कोड ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग सिंटैक्टिकल एरर्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं जिनमें कि कुछ सिंटैक्टिकल एरर हैं, तो उनको करेक्ट करके जो है आपको लिखना है। तो चलिए बात करते हैं पहले कोड की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोड दे रखा है, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको सही करके आपको लिखना है। तो बात करते हैं करेक्ट कोड की कि करेक्ट कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहेगा इसका करेक्ट कोड। मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ मिस्टेक है, देखिए पहली मिस्टेक तो ये है, यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर जबकि यहाँ आएगा इंट। तो इस तरीके से ये पहली मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक है आपकी यहाँ लूप में। लूप में देखिए लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज A:B, तो यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा। तो ये सेकंड मिस्टेक हो गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है कैपिटल में, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल में, और साथ ही साथ ये रहेगा इंडेंटेशन में। ये जब कॉलन लगे हुए हैं जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतना स्पेस छोड़ के आएगा, तो ये इंडेंटेशन में रहेगा। और साथ ही साथ इसके नीचे वाली जो लाइन है वो भी आपकी सेम इंडेंटेशन में रहेगी। और ये जो लाइन है इसमें देखिए यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, क्या लगेंगे यहाँ पे कॉलन लग जाएंगे। और इसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टेक्स थी जिसको कि सही करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अलावा चाहें तो आप जो है इस कोड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जो कोड है बिल्कुल सिमिलर इसी वाले कोड की तरह है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंट किया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंट करा है A:B, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं I:B। तो ये आपके ऊपर है कि I:B करना चाहते हैं। I:B करेंगे तो क्या होगी, I से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और A:B करेंगे तो क्या हो जाएगी, A और B की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है करेक्ट कोड रहेगा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले कोड की। तो देखिए यहाँ पे अगला कोड दे रखा है,
यह है इनकरेक्ट कोड जिसको कि आपको सही करना है। तो चलिए बात करते हैं इसका सही कोड क्या होगा। तो सही कोड आपका ये रहेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आंसर लिख दिया है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि जो कोड है उसको सही करके लिखा गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, तो सबसे पहले मिस्टेक तो यहाँ पे वाइल लूप में है। यहाँ पे जो है कंडीशन वाले पार्ट में मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे जो इक्वल का साइन है पहले आ गया है। इक्वल का साइन जो होता है वो हमेशा लेस देन या फिर ग्रेटर देन के बाद में आता है, ये पहले नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से साइन रहेगा i ग्रेटर देन इक्वल 5। तो एक मिस्टेक तो ये हो गई। दूसरी मिस्टेक देखिए यहाँ पे प्रिंट में है। यहाँ पे देखिए जो i वेरिएबल है वो स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट किया गया है कैपिटल में। तो यहाँ पे जो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, मतलब कि जहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसमें भी मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए i जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी i क्या आएगा, स्मॉल में आएगा। तो इस तरीके से मिस्टेक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडेंटेशन भी गलत है, मतलब कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से एक इंडेंटेशन में आएंगे। तो इस तरीके से जो आप सही कोड लिख देंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मतलब कि एक्टिविटी सेक्शन के बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग फॉर लूप प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि फॉर लूप का यूज़ करके बने हुए हैं, तो आपको जो है उनको वाइल लूप का यूज़ करके बनाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रोग्राम है जिसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर को इनपुट कराया जा रहा है और इसके बाद में फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें कि बोला गया है फॉर आई इन रेंज, और रेंज दी है a, b, मतलब जो a में एंटर कराया जाए और जो b में एंटर कराया जाए उसी के बीच में रेंज क्रिएट हो जाए, और स्टेपिंग यहाँ पे दी गई है 3 की। एंड इसके बाद में इस लूप में बोला जा रहा है a इंटू आई, जो a की वैल्यू आए वो किससे इंटू हो, i की वैल्यू से। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको वाइल लूप की हेल्प से किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है इस तरीके से रहेगा वाइल लूप की हेल्प से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर्स को यहाँ पे इनपुट करा लिया है, ये चीज़ ऐसी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर i इक्वल कर दिया है a। क्यों ये करा है, इसलिए करा है, देखिए यहाँ पे भी जो है a के पास से ही वैल्यू जाएंगी, किसके पास जाएंगी, i के पास में। तो इसलिए यहाँ पे करा है i इक्वल a। फिर यहाँ पे वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप में बोला है जब तक i की वैल्यू जो है लेस देन है b की वैल्यू से, तो क्या हो, ये लूप आपका चलता रहे। और इसके बाद में लूप में कर दिया है a इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे भी जो है a इंटू आई हो रहा था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। और इसके बाद में यहाँ पे स्टेपिंग दे दी है, कितने की स्टेपिंग दी है, i प्लस इक्वल 3 लिखा है, मतलब कि हर बार में i की वैल्यू में 3 इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेम वर्क करेगा जो कि आपका ये वाला प्रोग्राम कर रहा है। अगर आप चाहें तो दोनों प्रोग्राम को चला कर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वर्क होगा दोनों ही प्रोग्राम से। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे बी पार्ट के सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें भी देखिए एक प्रोग्राम दे रखा है जो कि यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके बनाया गया है। तो इसको भी इन्होंने बोला है कि वाइल लूप का यूज करके आपको प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या हो रहा है, एन के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 100 है, फिर यहाँ पे सम के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है, और फिर लूप लगाया। लूप में बोला है कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, और एन की जो वैल्यू है उसमें +1 करो, तो वहां तक जो है क्या हो, लूप चले। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 101, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 100, और इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। मतलब कि जो रेंज बनेगी वो 1 से लेके 101 तक की बनेगी। इसके बाद में जो सी की वैल्यू है उसको प्लस करा जा रहा है किसमें, सम की वैल्यू में। देखिए सम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी के पास में एक नंबर आएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से 100 तक के नंबर आएंगे और सभी वैल्यूज का क्या होगा, सम होता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो है सम को प्रिंट कर दिया गया है, पहले मैसेज दिया है फिर प्रिंट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप की हेल्प से जो है आपको इस तरीके से प्रोग्राम बना लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा प्रोग्राम। तो इसमें भी एन की वैल्यू 100 है, सम की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने और लिया है जो कि है सी इक्वल 1। ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो है लूप में भी कंडीशन देनी होगी। वाइल लूप में जो हमारा एक वेरिएबल रहता है जो क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे कंडीशन दी है वाइल सी लेस देन और इक्वल एन, मतलब कि जो सी की वैल्यू है वो जब तक रहे लेस देन या फिर इक्वल किसके 100 के, तब तक जो है आपका लूप चले। क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 100, तो लूप जब चलेगा तो क्या होगा, जो सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो वैल्यू प्लस हो जाएगी सम वेरिएबल में, और उसके बाद में जो है यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर दिया गया है, फिर सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगी, हर बार में वैल्यू ऐड होगी और वो प्रिंट होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हो रहा है तो हर बार में क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी और वो जो है सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद में प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही प्रोग्राम जो है बिल्कुल सिमिलर वर्क करेंगे। चाहे आप इस प्रोग्राम को चलाओ चाहे इस वाले को चलाओ, दोनों में ही जो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको चला के भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी सेक्शन के सी पार्ट की, जिसमें कि यहाँ पे बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग फॉर लूप।
मतलब कि यहाँ पे कुछ कोड हैं जिनको कि आपको फॉर लूप का यूज करके लिखना है। देखिए अभी क्या था, फॉर लूप वाले जो कोड थे उनको व्हाइल लूप का यूज करके लिखा। अब यहाँ पे कुछ और कोड हैं जिसमें कि व्हाइल लूप लगा हुआ है और इनको जो अब आपको क्या करना है, फॉर लूप की हेल्प से बना के दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ए के नाम से एक वेरिएबल है जिसमें कि वैल्यू को एंटर कराया जा रहा है। फिर यहाँ पे जो है आई के नाम से वेरिएबल लिया है जिसके अंदर ए की वैल्यू डाल दी है। देन यहाँ पे व्हाइल लूप लगा हुआ है, व्हाइल लूप में बोला है व्हाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि आई की वैल्यू जो है वो चाहे तो 0 से ज्यादा हो या फिर 0 के बराबर हो। तो दोनों ही केसेस में क्या करो, इस लूप को चला दो और जैसे लूप चले तो क्या हो, ए की जो वैल्यू है उसको इंटू कर दो आई की वैल्यू में और उसके बाद में जो है आई की वैल्यू को कर दो -2। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम को बनाने की यूजिंग फॉर लूप, तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो है फॉर लूप का यूज करके इस प्रोग्राम को बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए के नाम से वेरिएबल ले लिया है जिसमें कि वैल्यू एंटर करा ली है। इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है फॉर आई इन रेंज a, -1, -2। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू डाली जाएगी वहां से तो स्टार्टिंग होगी रेंज की और कहाँ तक चलेगी, -1 तक चलेगी। क्योंकि यहाँ पे बोला था अगर 0 के इक्वल है तब भी आपका लूप चले, तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, अगर वैल्यू 0 होगी तब भी क्या होगा, आपका ये लूप चल जाएगा। और इसके बाद में -2 की यहाँ पे स्टेपिंग कर दी है। देखिए यहाँ पे जो है स्टेपिंग करी थी -2 की, तो सेम काम यहाँ पे लूप में कर दिया गया है और उसके बाद में कर दिया है a × i, जो काम यहाँ पे हो रहा था वही काम यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाएगा यूजिंग फॉर लूप। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे भी जो है आपको एक कोड दे रखा है और इस कोड में भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइल लूप लगा हुआ है। तो आपको इसको भी क्या करना है, फॉर लूप का यूज करके बनाना है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं x और y, और x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू 100। फिर यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है तो क्या हो जाए, x की वैल्यू प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर y की वैल्यू जो है ज्यादा है x की वैल्यू से तो क्या हो जाए, y की वैल्यू प्रिंट हो जाए। और फिर बोला है यहाँ पे while x लेस देन 10, मतलब कि x की वैल्यू जो है अगर 10 से कम होती है तो उस केस में क्या करो, x को प्रिंट कर दो और x में कर दो +1, मतलब कि एक वैल्यू को उसमें ऐड कर दो। तो इस तरीके से प्रोग्राम है। तो चलिए बात करते हैं इसको फॉर लूप की हेल्प से किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फॉर लूप की हेल्प से इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो कोड है इतना, ये तो सिमिलर है इस वाले कोड के ही, लेकिन मेन चेंजेस हुआ है यहाँ पे लूप वाले पार्ट में। तो लूप वाले पार्ट में क्या करा है, फॉर x इन रेंज x, 10। तो यहाँ पे जो है x से स्टार्टिंग होगी, मतलब कि 10 से स्टार्टिंग होगी, जो x की वैल्यू है वो 10 है। और इसके बाद में यहाँ पे बोला है कहाँ तक चले, लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बोला था लेस देन 10, तो यहाँ पे लेस देन 10 तक चलेगा। क्योंकि फॉर लूप में आपको पता होना चाहिए जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जो लूप है वो आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब कि ना ही तो वाइल वाला लूप चलेगा और ना ही जो है फॉर वाला लूप चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंज दे रखी है x, 10 और x की वैल्यू कितनी 10 और अपर लिमिट भी देखिए 10 दे रखी है, तो यहाँ पे लूप नहीं चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे व्हाइल लूप में बोल रखा है कि x की वैल्यू जो है लेस देन 10 हो तभी जो है आपका लूप चले, जबकि x की वैल्यू 10 है तो ये आपका व्हाइल वाला लूप भी नहीं चलेगा। तो दोनों ही प्रोग्राम में जो है लूप आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, बस इनको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है। लेकिन हमसे जो है प्रोग्राम में बोला गया है कि व्हाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे x को प्रिंट कर दिया है, जो काम यहाँ करा गया था वही काम यहाँ कर दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी क्या हो रही है, वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब कि x की वैल्यू में 1+ कर दिया गया है। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन जाएगा यूजिंग फॉर लूप। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटी सेक्शन के डी पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं जिनके कि आपको आउटपुट लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कोड की। तो पहला कोड इस तरीके से दे रखा है, मतलब कि जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट आएगा यहाँ पे 10, 20। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो आउटपुट आया है वो किस तरीके से आया है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 20 है। फिर यहाँ पे s के नाम से एक वेरिएबल है जिसको 0 से इनिशियलाइज करा है। फिर यहाँ पे व्हाइल लूप लगा हुआ है और इसमें बोला जा रहा है व्हाइल a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, मतलब कि जो a की वैल्यू है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किसके, b की वैल्यू के, तो उस केस में इस लूप को चलाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पे होगा क्या, लूप चल जाएगा और लूप चलेगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और कोड में बोला है इफ़ a मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, मतलब कि जो a की वैल्यू हो उसको 5 से डिवाइड कराया जाए और रिमाइंडर 0 आए, तो उस केस में क्या करो, s वाले वेरिएबल में जो है a की वैल्यू को प्लस कर दो। तो s वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 जो है वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी, जो 100 है वो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो है s की वैल्यू में से -1 किया जा रहा है, तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 99, इस तरीके से 99 हो जाएगी।
और उसके बाद में ये लूप फिर से चलेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इसी तरीके से लूप जो है आपका चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ए की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगी बी के। मतलब कि जब तक ये वाले वेरिएबल की वैल्यू 20 से नीचे नहीं आएगी ये लूप चलता रहेगा। और लूप चलेगा तो क्या होगा, एस वाले वेरिएबल में हर वो वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी जो कि आपकी डिविजिबल है 5 से। तो इस तरीके से जब वैल्यू प्लस होते रहेंगी तो जो फाइनल वैल्यू बनेगी एस की वो बन जाएगी 1020। तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें देखिए इस तरीके से कोड दे रखा है और इसका भी आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट जो है वो आपका इस तरीके से आएगा 14916। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, n = 1 है, फिर यहाँ पे वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप में बोला है n की वैल्यू जब तक लेस देन रहे 5 से तो उस केस में लूप चलता रहे। तो पहली बार में आपका लूप चल जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 है। और जैसी लूप चले तो क्या हो, n × n हो जाए, मतलब कि 1 × 1 होगा तो उसका आउटपुट आ जाएगा 1। इसके बाद में n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फिर क्या होगा 2 × 2 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद 3 होगी तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और जब 4 होगी तो हो जाएगा 4 × 4 मतलब कि 16। इसके बाद में n की वैल्यू 5 होगी और जैसी 5 होगी लूप आपका एंड हो जाएगा। तो ये आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग के क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम और दे रखा है जिसका कि आपको आउटपुट लिखना है। तो इस प्रोग्राम के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा 20 40 60 80 ये आउटपुट आएगा। और ये किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे n = 10 दे रखा है। फिर यहाँ पे वाइल लूप में बोला है while n < 50, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो जब तक कि 50 से लेस देन रहे तो ये लूप चले। तो इस केस में क्या होगा, देखिए n की वैल्यू पहली बार में आएगी 10 तो ये लेस देन 50 है, लूप चलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है n + n, मतलब कि 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। इसके बाद में देखिए हर बार लूप के चलने पे क्या हो रहा है, जो n की वैल्यू है उसमें प्लस किया जा रहा है 10। तो इस तरीके से अगली बार में क्या हो जाएगी, वैल्यू 20 हो जाएगी और 20 + 20 हो जाएगा 40। फिर अगली बार चलेगा तो हो जाएगा 30 और 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। फिर हो जाएगा 40 और 40 + 40 कितना हो जाएगा 80। इसके बाद में वैल्यू हो जाएगी 50 और जैसी 50 होगी तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ई पार्ट को, या फिर हो सकता है आपके बुक पे जो है ये प्रोजेक्ट वर्क के नाम से दे रखा हो। तो यहाँ पे जो आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने के लिए बोले गए हैं। तो यहाँ पे पहले प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि एक प्रोग्राम बनाओ टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करे, एक नंबर की टेबल प्रिंट कराए। जो भी नंबर जो है यूजर एंटर करे उसके टेबल क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रोग्राम रहेगा और जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इस तरीके से जो है टेबल बन के आ जाएगी। जैसे कि 5 एंटर करा तो 5 की टेबल जो है इस तरीके से पूरी बन के आ जाएगी। तो ये प्रोग्राम वर्क किस तरीके से कर रहा है, देखिए यहाँ पर नंबर के नाम से एक वेरिएबल लिया है और इसमें एक नंबर एंटर करा लिया है। मतलब कि हमने वो नंबर एंटर कराया है जिसकी की टेबल प्रिंट कराना यूजर चाहता है। जैसे कि यहाँ पे 5 एंटर करा है तो 5 कहाँ चला जाएगा, इस नंबर वाले वेरिएबल में चला जाएगा। फिर इसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, इसमें लिखा है टेबल ऑफ कॉमन नंबर, मतलब कि डबल कोड में तो ये ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया है। फिर नंबर की वैल्यू 5 है तो 5 लिख के आ जाएगा। तो बेसिकली ये बताने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया है कि किस नंबर की टेबल प्रिंट हो रही है। इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज 1,11। तो 1,11 का मतलब है लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम, क्योंकि जो टेबल होती है वो आपकी 10th पोजीशन तक चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 11 बोला है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो है वो आई वाले वेरिएबल के पास चली जाएंगी। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है और इसमें कर दिया है नंबर इंटू आई, मतलब कि नंबर के पास जो वेरिएबल आया है उसकी मल्टीप्लिकेशन आई वाली वैल्यू से कर दी जा रही है। तो आई के पास में पहले वैल्यू आएगी 1, तो देखिए हो जाएगा 5 × 1 मतलब कि 5, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है, पहले नंबर को प्रिंट कराया है, नंबर की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे जो नंबर की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 आ रहा है हर बार में। इसके बाद में देखिए x को प्रिंट कराया है जो कि डबल कोड में है, तो x भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो x है वो आपका हर स्टेप में प्रिंट हो रहा है। इसके बाद में जो i की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है, तो i की वैल्यू देखिए क्या होगी, हर बार में चेंज होगी। पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। इस तरीके से 10 तक की i की वैल्यू आएंगी तो वो यहाँ पे प्रिंट होती हुई चली जा रही हैं। फिर यहाँ पे इक्वल के साइन को प्रिंट कराया है, तो ये इक्वल का साइन भी क्या होगा, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसको डाला है डबल कोट में। फिर यहाँ पे कराया जा रहा है प्रिंट प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है देखिए मल्टीप्लिकेशन होकर ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है प्रोग्राम वर्क कर रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों के प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द रेंज एंटर्ड बाय यूज़र। मतलब कि यूज़र जो है कोई भी रेंज एंटर करे तो उस रेंज में जो आपको क्या करना है, ऑल इवन नंबर्स का सम करके प्रिंट करा देना है।
तो चलिए बात करते हैं प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए ये प्रोग्राम रहेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या करा है, यूजर से एंटर करवा ली एक रेंज, पहले लिया है स्टार्ट के नाम से वेरिएबल, फिर लिया है एंड के नाम से, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज के बीच में जो इवन नंबर्स है उनका सम करना है। तो इस तरीके से यूजर क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट देगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। मान लीजिए यूजर ने एंटर करा यहाँ पे 1 और अपर लिमिट एंटर करी 50। तो मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 50 की रेंज में जो भी इवन नंबर है उनका सम कर दो। तो जो सम होगा इवन नंबर का वो हो जाएगा 650। कुछ इस तरीके से जो ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो यहाँ पे नंबर एंटर कर देगा यूजर, इसके बाद में यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल जिसमें कि हम सम को स्टोर करेंगे। सम इवन के नाम से ले लिया है, इसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, जिससे कि जो भी इवन नंबर का सम हो वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर पाए। फिर यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप में बोला है फॉर नम इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड। मतलब यहाँ पे जो नंबर एंटर किया जाएगा, जैसे कि किया गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद में जो यहाँ दिया जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो 50 है वो यहाँ आ जाएगा और 50 में प्लस हो रहा है 1, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 51। इसको हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 51। तो यहाँ पे जो रेंज बन गई है वो बन गई है 1 से लेके 50 तक की। मतलब कि 1 से लेके 50 तक की वैल्यू जो है वो कहाँ जाएंगी, वो नम वाले वेरिएबल के पास जाएंगी। और इसके बाद में लूप में बोल दिया है कि नम के बाद जो वैल्यू आ रही है अगर उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है 0 आता है, तो उस केस में क्या करो, उस वैल्यू को जो है स्टोर कर दो सम इवन वाले वेरिएबल में। इस तरीके से यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में उन्हीं नंबर्स का रिमाइंडर 0 आएगा जो कि आपके इवन नंबर्स होंगे, और जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, वो प्लस होते जाएंगे आपके सम इवन वाले वेरिएबल में, इसमें प्लस होते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे नंबर्स का सम हो जाएगा। और उसके बाद में हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम, कॉमा लिखा है स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो रही है। फिर 2 को डबल कोट में दिया तो ऐसी आएगा। फिर एंड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 50, फिर जैसी आ जाएगा। और उसके बाद में सब इवन वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30। 1 से 30 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए जो आपको एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये रहेगा प्रोग्राम आपका कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है। यहाँ लिख दिया है कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं 1 से 30 के बीच में। इसके बाद में फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में बोला है नम इन रेंज 1,31। तो 1 से 30 के बीच में करना है, तो यहाँ पे 31 कर दिया है। फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि नम वाले वेरिएबल के पास में जो वैल्यू आएगी यहाँ से, मतलब कि जो भी नंबर आएगा अगर उसको 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल हो 0, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 के इक्वल ना हो, मतलब कि जो भी ऐसे नंबर होंगे जिनको कि 2 से डिवाइड कराया जाएगा और उनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होंगे, आपके प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उस नंबर को फिर क्या करो, प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में आपको ऑड नंबर देखने को मिलेंगे। आउटपुट जो है आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए 2 लिख गया है, यहाँ पे 3 कर लेना आप लोग, क्योंकि 3rd नंबर का प्रोग्राम था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एक कोड दे रखा है, मतलब कि इस तरीके से प्रोग्राम दे रखा है। और इस प्रोग्राम में देखिए कहीं कहीं पे क्या है, डैश है, मतलब कि कुछ गैप हैं जिनको कि आपको फिल करना है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोग्राम ये दे रखा है जिसको कि कंप्लीट करके आपको लिखना है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए कैलोरी टेबल दे रखी है, जिसमें कि कॉलम है जेंडर, एज, कैलोरी इनटेक, स्टेटस। मतलब कि इस टेबल में बोला जा रहा है कि इस ग्रुप एज के जो बॉयज़ होते हैं अगर वो इस रेंज में कैलोरी को इनटेक करते हैं तो वो हेल्दी रहती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि इस एज ग्रुप की जो गर्ल्स होती हैं वो इस रेंज में कैलोरीज को इनटेक करती हैं तो वो उनके लिए हेल्दी रहती हैं। तो इस तरीके से टेबल दे रखी है और यहाँ पे ये प्रोग्राम दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं जहाँ जहाँ इसमें गैप दे रखे हैं वहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए पहले जो है मैं आपको करेक्ट प्रोग्राम दिखा देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला जो गैप है वो 2nd वाली लाइन में, यहाँ लिखा हुआ है कैलोरी इक्वल और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंट, इंटीजर टाइप में जो हम क्या करेंगे, कैलोरी को लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ जेंडर इक्वल और फिर डैश, तो यहाँ पे आएगा बॉय। क्यों आएगा बॉय, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इफ कैलोरी क्या हो, यहाँ पे डैश लगा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है ग्रेटर देन हो 800, मतलब कि 800 से स्टार्टिंग हो। तो देखिए 800 से स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब कौन सी जेंडर की बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है बॉय की। तो बॉय आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा कैलोरी क्या हो, लेस देन हो।
लेस देन कितने से हो, 2200 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2200। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनहेल्दी, क्योंकि देखिए इस रेंज में होंगी तो आपका हेल्दी रहेगा, अगर इस रेंज में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अनहेल्दी है। फिर एलिफ लगा हुआ है और इसमें दे रखा है जेंडर इक्वल गर्ल। फिर यहाँ पे बोला गया है इफ कैलोरी लेस देन 1700 एंड कैलोरी ग्रेटर देन डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किससे ज़्यादा हो, 1400 से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1400 से 1700 के बीच में रेंज दे रखी है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 1400। इसके बाद देखिए यहाँ पे डैश दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्स पार्ट। क्यों आएगा यहाँ पे एल्स पार्ट ये वाला, ये इसलिए आएगा, देखिए यहाँ पे इफ लगा हुआ है, फिर इस इफ के अंदर इफ एल्स है, देखिए दो ही पार्ट है, फिर एलिफ लगा हुआ है और एलिफ के अंदर यहाँ पे इफ एल्स है, और इसके बाद में यहाँ पे आएगा एल्स, क्योंकि देखिए इफ हो गया, एलिफ हो गया, फिर हमारा रहता है एल्स। तो एल्स पार्ट में यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि जेंडर जो है आपको एंटर करना है गर्ल या बॉय, मतलब कि ये स्टेटमेंट तभी चलेगा जब गर्ल या बॉय की जगह कुछ और एंटर किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे मैंने आपको करा दिए हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटी सेक्शन। तो मुझे लग रहा है आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर को। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।